होटल से बाहर निकलते समय जब आर्यन ने पलटकर पीछे देखा तो 7 सितारा होटल का वह भव्य नजारा उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। होटल के सुनहरे शीशे की दीवारों से छनकर आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और पीछे होटल के मुख्य द्वार पर मिस नेहा वर्मा और उनके साथ खड़ी 4 बेहद खूबसूरत परिचारिकाएं हाथ बांधकर पूरे सम्मान के साथ झुककर उसे विदा कर रही थीं। उनकी आंखों में आर्यन के लिए वह श्रद्धा और लालच था जो किसी आम इंसान को पूरी जिंदगी नसीब नहीं होता। उस पल आर्यन के सीने में एक अजीब सी गर्माहट और गजब का आत्मविश्वास भर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया सच में कितनी खूबसूरत है। बस आपके पास इसे देखने के लिए पैसों का चश्मा होना चाहिए। सानिया जेनकिंस कौन है? भाड़ में जाए वो। आर्यन ने मन ही मन सोचते हुए एक गहरी सुकून भरी सांस ली। अगर मैं चाहूं, अगर मेरी उंगली का एक इशारा हो जाए तो मैं आज और अभी नेहा जैसी सैकड़ों खूबसूरत लड़कियों का एक पूरा का पूरा हरम बना सकता हूं। पैसे की ताकत सच में भगवान से कम नहीं है। तो अब आगे क्या? जाहिर है उसे रहने के लिए एक घर चाहिए था। आर्यन अब किसी भी कीमत पर यूनिवर्सिटी के उस घुटन भरे लड़कों के हॉस्टल में वापस नहीं जाना चाहता था। उस एक छोटे से सीलन भरे कमरे में 4 लड़के रहते थे। हालांकि अब सिर्फ 2 ही लड़के वहां टिके हुए थे। बाकी के 2 लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ कैंपस के बाहर किराए के छोटे कमरों में शिफ्ट हो चुके थे और उसने सुना था कि उसका जो आखिरी रूममेट बचा था वह भी अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में पागल था और जल्द ही हॉस्टल छोड़ने की तैयारी कर रहा था। आर्यन ने भी शुरुआत में सानिया के साथ कैंपस के बाहर एक छोटा सा घर किराए पर लेने का सपना देखा था। उसने सानिया को कितनी बार मनाया था, लेकिन सानिया ने हर बार मुंह बनाते हुए साफ मना कर दिया था कि वह उन सस्ते और गंदे इलाकों में नहीं रह सकती। और अब जब आर्यन को यह ख्याल आया कि वही सानिया आज रात विक्रम मल्होत्रा के साथ बिस्तर पर होगी तो उसके दिल में एक तीखी सुई से चुभ गई। धत तेरे की, मुझे उसी वक्त उस पर जोर जबरदस्ती कर लेनी चाहिए थी। मैंने बेकार ही उस शादी के बाद वाले नाटक पर यकीन किया। उस विक्रम के पिल्ले ने बिना कुछ किए ही सारे मजे लूट लिए। आर्यन ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन ही मन खुद को कोसा। तभी अचानक आर्यन की जेब में रखा उसका पुराना स्क्रीन टूटा हुआ सेकंड हैंड स्मार्टफोन तेज आवाज में बजने लगा। उसने फोन निकाला और स्क्रीन की तरफ देखा। कॉलर आईडी पर उसके रूममेट और सबसे अच्छे दोस्त प्रतीक शर्मा का नाम चमक रहा था। हालांकि प्रतीक भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक साधारण सी जिंदगी जीने के लिए हॉस्टल से बाहर शिफ्ट हो चुका था, लेकिन आर्यन और प्रतीक के बीच अभी भी बहुत गहरी दोस्ती थी। आखिर उन दोनों ने 1 साल से ज्यादा का वक्त उस एक छोटे से कमरे में साथ बिताया था। वैसे भी हॉस्टल का किराया और कोलाज की ट्यूशन फीस एक साथ जुड़ी होती थी, इसलिए भले ही प्रतीक अब हॉस्टल में नहीं रहता था, लेकिन उसका किराया पहले ही जमा हो चुका था और कमरे में उसकी जगह कोई और नहीं आया था। इसलिए वह अक्सर गेम खेलने या टाइम पास करने के लिए उनके पुराने कमरे में आ जाया करता था। आर्यन ने फोन उठाया। अबे आर्यन, कहाँ है तू भाई? फोन के दूसरी तरफ से प्रतीक की घबराई हुई और तेज आवाज आई। हम तीनों तेरे लिए इन्फर्मरी में खड़े हैं, लेकिन अनन्या कह रही है कि तू यहाँ से जा चुका है। मुझे पता चला कि उस जंगल में तेरे और सानिया के बीच क्या हुआ। देख भाई, कोई बेवकूफी मत करना। तू बहुत स्मार्ट है, इस बात को दिमाग पर मत ले। जो गया सो गया, पुरानी चीजों को बाहर निकाल और नई शुरुआत कर। जब तू थोड़ा ठीक महसूस करेगा ना, तो हम सब मिलकर तेरे लिए एक बेहतरीन ब्लाइंड डेट फिक्स करेंगे। सानिया से 1000 गुना अच्छी लड़की लाएंगे तेरे लिए। प्रतीक की बातों में अपने लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर आर्यन के सीने में जो बर्फ जमी थी वह थोड़ी पिघल गई। उसे वाकई बहुत सुकून मिला। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अबे पागल हो गया है क्या प्रतीक? मैं क्यों कोई बेवकूफी करूंगा? एक लड़की के लिए मैं अपनी जान दे दूं, इतना सस्ता नहीं हूं मैं। तू फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तू सच कह रहा है ना? प्रतीक ने शक भरी आवाज में पूछा। 100% सच। अच्छा तो बता, तू अभी है कहाँ? हम तीनों तुझे लेने आ रहे हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने घर आ गया हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो। मैं 2-3 दिन आराम करूंगा और फिर सीधा कोलाज में मिलूंगा। आर्यन ने झूठ बोला। सच में घर पहुंच गया? हाँ भाई, सच में। चल ठीक है, तेरा घर जाना ही सही है। वहां थोड़ा रिलैक्स कर, अपने परिवार के बारे में सोच जो तुझसे इतना प्यार करता है।
और हम तीनों के बारे में सोच। एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी खराब मत करना। अरे समझ गया मेरे बाप, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब तू फोन रख, मुझे कुछ काम है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया। अब उसका अगला लक्ष्य तय था, मुंबई का सबसे आलीशान घर, साउथ रिवर इंटरनेशनल रेसिडेंस, वर्ली सी फेस, मुंबई। ये जगह कोई आम हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी। ये पूरे महाराष्ट्र का सबसे महंगा, सबसे वीआईपी और सबसे सुरक्षित रिहायशी इलाका था। यहाँ के अपार्टमेंट्स की कीमत सुनकर अच्छे अच्छे करोड़पतियों के पसीने छूट जाते थे। यहाँ जमीन की औसत कीमत ही 20 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से शुरू होती थी और कीमत इतनी ज्यादा होने की वजह साफ थी, इसकी प्राइम लोकेशन। पूरा साउथ रिवर इंटरनेशनल रेसिडेंस 3 तरफ से विशाल अरब सागर से घिरा हुआ था। यहाँ से समंदर का जो नजारा दिखता था वह किसी भी इंसान को सम्मोहित कर सकता था। इस पूरी सोसाइटी में आने जाने का सिर्फ एक ही बेहद सुरक्षित और प्राइवेट रास्ता था। बाकी तीनों तरफ समंदर की लहरें और ठंडी हवाएं थीं। यहाँ सिर्फ 6 गगनचुंबी इमारतें थीं और हर इमारत ठीक 38 मंजिल ऊंची थी। यहाँ का सबसे छोटा अपार्टमेंट भी कम से कम 200 स्क्वायर मीटर का था और जो सबसे बड़े पेंट हाउस थे वो 1000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा बड़े थे। यह जगह सही मायनों में मुंबई के असली रईसों, बॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार्स और अरबपति बिजनेसमैन का ठिकाना थी। सोसाइटी की बाहर वाली पार्किंग लॉट में रोल्स रॉयस, बेंटले और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी खिलौने की दुकान में कारें रखी हो। अगर किसी के पास 1-2 करोड़ से कम की गाड़ी होती तो उसे यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करने में भी शर्म आती। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और साउथ रिवर इंटरनेशनल रेसिडेंस के उस विशाल और 5 स्टार होटल जैसे दिखने वाले शोरूम में कदम रखा। जब वह लॉबी के अंदर पहुंचा तो वह जगह थोड़ी खाली खाली सी लग रही थी। लॉबी के एक कोने में शानदार सोफों पर 5-6 सेल्स गर्ल्स का एक झुंड बैठा हुआ था जो आपस में किसी गॉसिप पर हंस रही थी। जब उन्होंने शीशे के दरवाजे से आर्यन को अंदर आते देखा तो किसी ने भी अपनी जगह से उठने की जहमत नहीं उठाई। उनके चेहरों पर आर्यन के साधारण कपड़ों को देखकर साफ तिरस्कार झलक रहा था। साउथ रिवर इंटरनेशनल रेसिडेंसेस के फ्लैट्स पिछले 3 सालों से बिक रहे थे, लेकिन अभी भी कई यूनिट्स खाली पड़े थे और इसका कारण साफ था, इसकी बेतहाशा कीमत। यहाँ का एक छोटा सा अपार्टमेंट भी कई दसियों करोड़ रुपए का आता था, इसलिए हर कोई इसे खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जब 3 साल पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो पूरे शहर से लोग सिर्फ इस अजूबे को देखने आते थे। जो अरबपति इसे खरीद सकते थे उन्होंने पहले 2 सालों में ही अपने अपने फ्लैट्स बुक कर लिए थे और जो लोग तब इसे नहीं खरीद पाए थे वो आज भी इसे खरीदने की औकात नहीं रखते थे। इसलिए शुरुआत में जो टॉप सेल्स स्टाफ यहाँ काम करता था वो अपना मोटा कमीशन लेकर बहुत पहले ही यहाँ से जा चुका था। यहाँ के एक फ्लैट की कीमत दसियों करोड़ से लेकर सैकड़ों करोड़ तक होती थी, इसलिए सिर्फ एक फ्लैट बेचने पर मिलने वाला कमीशन ही किसी को रातों रात करोड़पति बना सकता था। पहले कमीशन 0.2% होता था, लेकिन अब चूंकि फ्लैट्स का बिकना बहुत मुश्किल हो गया था, मैनेजमेंट ने नए स्टाफ के लिए कमीशन बढ़ाकर सीधा 1% कर दिया था। फिर भी यहाँ बैठी ज्यादातर लड़कियां सिर्फ अपनी फिक्स्ड बेसिक सैलरी के सहारे ही टाइम पास कर रही थीं, क्योंकि महीनों से किसी ने कोई फ्लैट नहीं बेचा था। जब उन्होंने आर्यन को देखा तो उसके सस्ते जूते और साधारण कपड़ों से ही उन्हें अंदाजा हो गया कि यह लड़का यहाँ फ्लैट खरीदने नहीं बल्कि सिर्फ ऐसी की हवा खाने या टाइम पास करने आया है। इसलिए सबने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और अपनी बातचीत में मशगूल रही। आर्यन को उस सन्नाटे में थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। जो लोग वहां मौजूद थे वे जानबूझकर उसकी तरफ पीट के बैठे थे। फ्रंट डेस्क पूरी तरह खाली था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ के फ्लैट्स के बारे में किससे पूछे। लेकिन आर्यन वहां चुपचाप लगभग 2-3 मिनट तक खड़ा रहा। तभी शोरूम के वॉशरूम से एक 26-27 साल की युवा लड़की बाहर निकली। इसका नाम जेनी डिसूजा था। जेनी ने पिछले ही महीने साउथ रिवर इंटरनेशनल रेसिडेंस में बतौर सेल्स एग्जीक्यूटिव नौकरी शुरू की थी। उसे यह नौकरी अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि इसीलिए मिली थी क्योंकि उसके चाचा ने शोरूम के बॉस को 1 लाख रुपए का गिफ्ट देकर उसकी सिफारिश की थी। जेनी मुंबई के बाहरी इलाके विरार के एक बहुत ही साधारण से परिवार से आती थी।
जब उसे यह नौकरी मिली तो उसने सपने देखे थे कि वह इस हाई एंड जगह पर करोड़ों के फ्लैट्स बेचेगी और रातों रात अमीर बन जाएगी। लेकिन यहाँ काम करते हुए 1 महीना बीत जाने के बाद भी उसे एक भी क्लाइंट नहीं मिला था। पिछले पूरे महीने में फ्लैट देखने आने वाले लोगों की संख्या वह अपनी उंगलियों पर गिन सकती थी, और जब भी कोई असली अमीर क्लाइंट दरवाजे से अंदर आता तो वो पुरानी और चालाक सेल्स गर्ल्स झपट्टा मारकर उसे अपने घेरे में ले लेती थीं। जेनी जैसी नई और अनुभवहीन लड़की को कोई मौका ही नहीं मिलता था। नतीजा यह था कि उसने अभी तक एक भी फ्लैट नहीं बेचा था। आज जब वह वॉशरूम से बाहर आई तो उसने लॉबी के बीचों बीच खड़े अपनी ही उम्र के एक लड़के को देखा। उसने गौर किया कि पुरानी सेल्स गर्ल्स उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही हैं। जेनी ने इसे एक मौके के रूप में देखा और झिझकते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप यहाँ फ्लैट देखने आए हैं? जेनी ने आर्यन के पास जाकर थोड़ी घबराहट लेकिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ बिल्कुल, आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। जेनी का दिल खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार 1 महीने बाद उसे किसी क्लाइंट को फ्लैट दिखाने का मौका मिल रहा था। सर, आप किस तरह के अपार्टमेंट या यूनिट में दिलचस्पी रखते हैं? तुम्हारे पास किस किस तरह की ऑप्शंस खाली है? आर्यन ने पलटकर पूछा। इसके बाद जेनी ने पूरे उत्साह के साथ आर्यन को प्रोजेक्ट के बारे में, ब्लॉक्स के बारे में और खाली पड़े फ्लैट्स के बारे में एक लंबा प्रेजेंटेशन दिया। क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लैट्स खाली नहीं थे, इसलिए आर्यन के पास चुनने के लिए सीमित ऑप्शंस ही थे। काफी देर सोचने के बाद आर्यन ने ब्लॉक 3 की 22वीं मंजिल पर मौजूद एक 500 स्क्वायर मीटर के शानदार पेंट हाउस को देखने का फैसला किया। जेनी ने तुरंत फ्रंट डेस्क से उस फ्लैट की इलेक्ट्रॉनिक चाबियां ली और वे दोनों उस यूनिट को देखने के लिए लॉबी से बाहर निकल गए। जैसे ही वे दोनों शीशे के दरवाजे से बाहर गए, लॉबी में बैठी उन पुरानी सेल्स गर्ल्स का गॉसिप शुरू हो गया। अरे बाप रे, क्या वो भिखारी सच में फ्लैट देखने गया है? तुमने उसके कपड़े देखे? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कोई लोकल ट्रेन साफ करके आ रहा है। क्या उसे पता भी है कि वह किस जगह खड़ा है? एक लड़की ने हंसते हुए कहा। हाँ यार, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई मिला लो तो भी वह यहाँ का 1 स्क्वायर मीटर का बाथरूम नहीं खरीद सकता। जेनी जैसी बेवकूफ नई लड़की ही उसे फ्लैट दिखाने ले जा सकती है। अपना टाइम बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं। दूसरी ने अपना मेकअप ठीक करते हुए ताना मारा। मुझे तो लगता है कि यह किसी गांव से आया है और इसे यहाँ के रेट्स का कोई अंदाजा नहीं है। जब जेनी इसे फ्लैट की कीमत बताएगी ना तो उसकी पैंट वहीं गीली हो जाएगी। तीसरी लड़की ने जोर का ठहाका लगाया। बिल्कुल सही कह रही है तू। चलो इंतजार करते हैं। जब वो वापस आएगा तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखने में बहुत मजा आएगा। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। आर्यन और जेनी वापस शोरूम की लॉबी में दाखिल हुए। दोनों लॉबी के एक किनारे रखे बेहद आरामदायक सोफे पर आमने सामने बैठ गए। जेनी तुरंत गई और आर्यन के लिए 1 कप प्रीमियम इटालियन एस्प्रेसो कॉफी ले आई। मिस्टर आर्यन, क्या आप उस फ्लैट से संतुष्ट हैं जो हमने अभी देखा? जेनी ने कॉफी मेज पर रखते हुए बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से पूछा। सच कहूं तो बहुत ज्यादा नहीं, आर्यन ने कॉफी का एक घूंट लेते हुए कहा। ब्लॉक 3 की लोकेशन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। वहां से समंदर का नजारा थोड़ा ब्लॉक हो रहा है। क्या तुम्हारे पास ब्लॉक 1 में कोई फ्लैट खाली है? आर्यन ने ब्रोशर देखते हुए अंदाजा लगा लिया था कि ब्लॉक 1 की लोकेशन पूरे प्रोजेक्ट में सबसे बेहतरीन थी। यह बिल्कुल समंदर के किनारे था और यहाँ से 360 डिग्री का नजारा दिखता था। क्योंकि उसे घर खरीदना ही था तो वह कोई समझौता क्यों करे? वह सबसे बेहतरीन चीज ही खरीदेगा। आखिर उसके पास दौलत की कोई कमी तो थी नहीं। मिस्टर आर्यन, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं सिस्टम में चेक करती हूँ। जेनी ने तुरंत अपना टैबलेट उठाया और तेजी से उंगलियां चलाने लगी। मिस्टर आर्यन, जेनी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। क्योंकि ब्लॉक 1 की लोकेशन सबसे प्रीमियम है, इसलिए वहां अब सिर्फ एक ही यूनिट बची है और वह बिल्कुल टॉप फ्लोर पर है। यह एक विशाल लॉफ्ट स्टाइल पेंट हाउस है जो ब्लॉक 1 की पूरी 37वीं और 38वीं मंजिल को मिलाकर बनाया गया है। ये सिर्फ इस ब्लॉक का नहीं बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा घर है। जेनी ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, इस पेंट हाउस का कुल एरिया 1300 स्क्वायर मीटर है, इसलिए इसकी कीमत बहुत, मेरा मतलब है बेतहाशा ज्यादा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको इस यूनिट के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। ओ, क्या हम उसे अभी देख सकते हैं? आर्यन ने कीमत के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। जी सर, बिल्कुल, लेकिन
ठीक है फिर, चलो चलते हैं। आर्यन ने जेनी की बात को बीच में ही काटते हुए अपना कप मेज पर रखा और खड़ा हो गया। जेनी ने थोड़ा सोचा और फिर हामी भरते हुए कहा, ठीक है मिस्टर आर्यन, मैं डेस्क से उस पेंट हाउस की चाबियां लेकर आती हूँ। जैसे ही जेनी ने डेस्क से वो खास चाबियां ली और वे दोनों उस वीआईपी पेंट हाउस को देखने के लिए मुड़े, सोफे पर बैठी 30 साल के आसपास की एक पुरानी और बेहद चालाक सेल्स गर्ल ने दूर से ही उन्हें टोक दिया। अरे जेनी, जरा रुकना, क्या तुम सच में इस लड़के को ब्लॉक 1 का वॉकिंग पेंट हाउस दिखाने ले जा रही हो? तान्या उनके करीब बैठी थी, इसीलिए उसने उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। जी मिस तान्या, जेनी ने अदब से कहा। तान्या अपनी जगह से उठी और अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए उनके पास आ गई। उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक एक बेहद घृणा भरी नजर से देखा और फिर जेनी की तरफ मुड़ी। जेनी, देख, मैं तुझे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, लेकिन यह कोई सड़क किनारे का म्यूजियम नहीं है जहां जो भी मुंह उठाकर आए उसे सब कुछ दिखा दिया जाए। और वो ब्लॉक 1 का पेंट हाउस, तू पागल तो नहीं हो गई है? उस पेंट हाउस का इंटीरियर डिजाइन पेरिस के एक बहुत मशहूर डिजाइनर ने किया है। वहां रखा एक सोफा करोड़ों का है। अगर इस लड़के के गंदे जूतों या हाथों से वहां किसी चीज पर खरोंच भी आ गई तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? तू भरेगी अपनी उस मामूली सी सैलरी से। तान्या ने आर्यन का सरेआम अपमान करते हुए कहा। मिस तान्या, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ध्यान रखूंगी, जेनी ने घबराते हुए कहा। जेनी, तू इस लाइन में बिल्कुल नई है, इसलिए तुझे यहाँ के नियम नहीं पता। तान्या ने अपना हाथ नचाते हुए कहा, अगर तुझे रियल एस्टेट की इस हाई फाई दुनिया में टिकना है तो तेरी पार की नजर बहुत तेज होनी चाहिए। क्लाइंट को देखकर उसकी औकात का अंदाजा लगाना आना चाहिए। जरा इसे देख। तान्या ने सीधे अपनी उंगली आर्यन के चेहरे की तरफ तान दी। क्या तुझे ये किसी भी एंगल से ऐसा इंसान लगता है जो यहाँ का एक टॉयलेट भी खरीद सकता है? किंग पेंट हाउस तो बहुत दूर की बात है। मिस तान्या, मुझे नहीं लगता मिस्टर आर्यन ऐसे इंसान है। मुझे उन पर भरोसा है। जेनी ने आर्यन का बचाव करने की कोशिश की। उफ, ठीक है, अगर तुझे अपने सीनियर्स की बात नहीं सुननी है तो जा अपना सिर फोड़, लेकिन याद रखना जेनी, तान्या ने चेतावनी देते हुए कहा, जब तू उस पेंट हाउस से बाहर आएगी तो मुझे उस पूरे 1300 स्क्वायर मीटर के फर्श पर एक भी धूल का कण या फुटप्रिंट नहीं चाहिए। तुझे वो पूरा फर्श खुद पोछा लगाकर साफ करना पड़ेगा, समझी? मैं समझ गई मिस तान्या, जेनी ने सिर झुकाते हुए कहा। इसके बाद जेनी ने बिना कुछ और कहे आर्यन को रास्ता दिखाया और वे दोनों ब्लॉक 1 के उस सपनों के महल, सबसे महंगे पेंट हाउस की ओर चल पड़े। मुस्कान तैर रही थी जो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी